मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स इजी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग बायो सवाट के विषय में पढ़ने के लिए कहे थे कि बायो सवाट का नियम हम लोग पढ़ेंगे और साथ में हम लोग ऑस्टेड महोदय का प्रयोग भी पढ़े थे। और ऑस्टेड महोदय का प्रयोग क्या कहता था, तो किसी धारावाही चालक जो है वह अपने आसपास में कुछ चेंज उत्पन्न कर रहा है, जिसको कि हम लोग कह रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, जो कि आपका विद्युत क्षेत्र से अलग प्रॉपर्टी प्रदर्शित कर रहा था। विद्युत क्षेत्र के विषय में हम लोग जानते हैं कि आवेश चाहे रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो बल लगाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र तभी बल लगा रहा था जबकि आवेश गतिमान हो, यानी गतिमान आवेश पे यह बल कार्य करता था। तो आज के क्लास में बायो सवाट का नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं और विश्वास रखिएगा एकदम सिंपल नियम है और बायो सवाट का नियम पूरी तरह से प्रयोग पर आधारित है। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि बायो सवाट का नियम है क्या। तो हेडिंग आपका हमने लिख दिया है, देख लीजिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को बायो सवाट का नियम, बायो और सवाट आपका वैज्ञानिक का नाम है। तो जल्दी से देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम लोग। मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से कोई धारावाही चालक तार है, धारावाही चालक, और सपोज कीजिए कि इससे करंट आई आपका प्रवाहित हो रहा है। तो करंट आई प्रवाहित हो रहा है, किसी भी रैंडम साइज का हम धारावाही चालक तार ले रहे हैं और कर रहे हैं कि इससे विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है। तो अब एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी धारावाही चालक तार है तो वह बी फील्ड जनरेट करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, इस पर काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया और उसी पे आधारित बायो सवाट महोदय ने कुछ रूल प्रतिपादित किया, नियम बताया है, तो हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो अगर यह आपके पास एक धारावाही चालक तार है और इसके समीप मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर P है और इस बिंदु P पे हमको बी फील्ड का मान या चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी रैंडम फिगर इस तरह से ले रहे हैं और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे, जिसको कि इसका नाम कह दीजिए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल लेने का मतलब क्या हो गया, यह जो करंट एलिमेंट, हम एक बहुत स्मॉल करंट एलिमेंट ले रहे हैं डेल्टा एल। तो देखने में आपको लगेगा कि यह बड़ा है, लेकिन वास्तव में क्या है, बहुत छोटा सा है। तो इसको कहते हैं हम लोग करंट एलिमेंट, या इसको कहिएगा धारा स्वल्पांश। तो एक छोटा सा हम लोग करंट एलिमेंट लिए और इस करंट एलिमेंट यानी कि इस स्वल्पांश छोटा सा जो आपका धारा का भाग है, इसके कारण बिंदु P पर बी फील्ड हम मान लेते हैं dB। ध्यान से देखते जाइएगा। तो इस करंट एलिमेंट dl के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र या बी फील्ड का मान हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, dB मान रहे हैं। क्या कीजिएगा, तो इस स्वल्पांश से इसको मिला देते हैं, जिसको कि कहेंगे बिंदु P का स्थिति सदिश, नाम दे दिए इसका R। बस केवल सिंबल समझना है, प्रयोग पे आधारित नियम है आपका, ठीक है। तो इसका जो भी डिटेल होगा, एग्जाम के रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा वो हम आगे आप लोग को क्लियर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले इस नियम को समझ लेना है कि बायो सवाट का नियम क्या है। तो किसी धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र या बी फील्ड का पता लगाने का यह नियम है। और कैसे पता लगा रहे हैं, तो कोई रैंडम शेप साइज का कोई धारावाही चालक तार इस तरह से लिए, इसमें कल्पना कर रहे हैं कि करंट आई प्रवाहित हो रहा है। तो इसका एक छोटा सा
करेंट एलिमेंट या धारा स्वल्पांश हिंदी में उसको कह लीजिए डेल्टा एल लेते हैं। और इस छोटे से एलिमेंट के कारण इसके समीप कोई बिंदु P ले रहे हैं और इस बिंदु P पर हम कह रहे हैं कि बी फील्ड आपका क्या है, dB है। तो डेल्टा एल के कारण आपका निकाल रहे हैं तो बी फील्ड, इसको आप dl भी ले सकते हैं, बहुत छोटा एलिमेंट है, dl भी इसका सिंबल पर घबराइएगा नहीं, कहीं डेल्टा एल लिखा मिलेगा कहीं dl लिखा मिलेगा। तो एक छोटा सा एलिमेंट dl के कारण जो कि देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है वास्तव में क्या, बहुत छोटा, बिल्कुल बिंदुवत है। और इसके कारण बिंदु P पर हमको बी फील्ड मान रहा है dB है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश अगर करेंट एलिमेंट से पता करना है तो क्या किए, तो इस करेंट एलिमेंट को बिंदु P से मिला दिए, इस तरह से एरो का चिन्ह दे दिए और इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं क्या है, R है। ध्यान से देखते जाइए। दूसरा काम हम लोग को क्या करना है कि यह करेंट एलिमेंट और स्थिति सदिश R, यानी कि करेंट एलिमेंट आपका क्या है, dl है और स्थिति सदिश क्या है, R है, दोनों के बीच का एंगल हम लोग मान लेते हैं थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एकदम सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या लिए हैं, कोई रैंडम साइज का धारावाही चालक तार है, इससे करंट I प्रवाहित हो रहा है। एक छोटा सा धारा स्वल्पांश या करंट एलिमेंट हम लोग dl ले रहे हैं और इससे किसी बिंदु P पर जहाँ पे हमको बी फील्ड निकालना है तो उस बिंदु को मिला देते हैं एरो से और यह इसका क्या हो गया, बिंदु P का स्थिति सदिश R ले रहे हैं, किसके तुलना में, करंट एलिमेंट dl के तुलना में। और मान लीजिए कि बिंदु P पर इस करंट एलिमेंट dl के कारण बी फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र क्या है, dB है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना है, तो यह पोजीशन वेक्टर R जो कि बिंदु P का पोजीशन बता रहा है किसके तुलना में, करेंट एलिमेंट के तुलना में। तो करेंट एलिमेंट की दिशा यानी कि जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है और स्थिति सदिश R, दोनों के बीच का एंगल क्या लिए हैं, थीटा लिए हैं। यहाँ तक अच्छा से माइंड में डाल लीजिए। तो बायो-सेवार्ट का लॉ कहता है कि बिंदु P पर बी फील्ड dB बराबर होता है μ0 अपॉन 4 पाई dl क्रॉस R बटा RQ। अच्छा से देख लीजिए सब लोग, यह एक्सपेरिमेंट पे आधारित नियम है। तो कोई धारावाही चालक तार का करंट एलिमेंट dl जो कि किसी बिंदु पर जहाँ पे आपको बी फील्ड निकालना है उसके स्थिति सदिश R से अगर थीटा कोण बनाता है तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या dB बराबर हो गया μ0 अपॉन 4 पाई dl क्रॉस R बटे RQ। क्लियर है। और इसको या आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बायो-सेवार्ट का नियम है। तो देखिए dl और R दोनों का क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो यही आपका कहलाता है बायो-सेवार्ट का नियम, बायो-सेवार्ट का नियम। अब थोड़ा सा इसका हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है कि बायो-सेवार्ट का नियम क्या है, तो किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dV बराबर क्या होता है, μ0 अपॉन 4 पाई dl क्रॉस R बटा RQ। dl क्या है, तो आपका क्या है, करेंट एलिमेंट है, R क्या है, तो उस बिंदु P का करेंट एलिमेंट dl की तुलना में पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश क्या है, R है। थीटा क्या है आपका, तो करंट एलिमेंट और स्थिति सदिश, करंट एलिमेंट dl और स्थिति सदिश R के बीच का कोण आपने लिया है थीटा। तो सबसे पहला चीज़ यह आपको अच्छे से ध्यान में आ जाना चाहिए। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें
देख लो ध्यान से, यह वेक्टर के फॉर्म में है, डी वी भी वेक्टर है, आपका करेंट एलिमेंट डी एल भी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आर भी वेक्टर के टर्म में है। तो अगर डी वी का हम लोग मैग्नीट्यूड का चर्चा करें, मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं तो इस तरह से लिख दिए, या केवल अगर डी वी लिख दीजिएगा और तीर का चिन्ह हटा दीजिएगा तब भी सेम ही चीज़ होगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मैग्नीट्यूड अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखिए दो वेक्टर आप लोग को बताए थे, इस तरह से अगर मान लीजिए यह आपके पास वेक्टर ए है या आपके पास वेक्टर बी है, दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी आपको क्या देता था, तो एक तीसरा वेक्टर देता था कि मान लीजिए कि यह वेक्टर तीसरा क्या है, सी दे रहा है। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है, दो वेक्टर ए और बी का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक तीसरा वेक्टर सी मिलेगा, और इस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। और साथ में अच्छे से याद कर लीजिए कि हम डायरेक्शन निकालना बताए हैं बहुत अच्छा से, आप वेक्टर के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपका 10-11 वीडियो है और बहुत बेसिक चीज़ है, वह जानना एकदम मस्ट है फिजिक्स के लिए। तो दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट क्या दे रहा है, तो एक वेक्टर ही दे रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो ए बी साइन थीटा। और इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो प्रॉपर्टी में बताए थे कि यह जो वेक्टर सी है या वेक्टर ए पे भी लंब होगा, वेक्टर बी पे भी, यानी ए पे भी लंब होगा और बी पे भी लंब होगा। और साथ ही निकालने के लिए आप लोग को राइट हैंड स्क्रू नियम कहे थे कि अगर इसका डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, तो पहला चीज़ तो यह है कि वह जो वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर सी दे रहा है, यह सी क्या होगा, ए पे भी लंब होगा, बी पे, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए हमने कहा था कि सबसे पहले आपको प्लेन चुनना है कि दोनों वेक्टर किस प्लेन में आ रहा है। यहाँ पे वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों अगर देखिएगा तो किस प्लेन में आ रहा है, आपका बोर्ड के प्लेन में आ रहा है। जैसे ही आप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर एक राइट हैंडेड स्क्रू, कोई गुना वाला कलम ले लीजिए और राइट हैंडेड स्क्रू को इस तरह से रख देते हैं। कैसे, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्लेन सेलेक्ट करना। वेक्टर ए और बी आपका कहाँ है, बोर्ड के प्लेन में है। अब बोर्ड पर क्या किए, राइट हैंडेड स्क्रू को इस तरह से रख दिए। अब यदि ए क्रॉस बी जानना है तो पहले ए पर जाते हैं और फिर बी पर। ध्यान से देखिएगा मेरे हाथ को, पहले कैसे जानना है, ए पर और फिर बी पर। यानी इस तरह से आपका कैसे घूम रहा है, तो घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में, घड़ी के घूमने के विपरीत दिशा में अगर घुमाएंगे ढक्कन को या कोई भी राइट हैंडेड स्क्रू को, किधर एडवांस करेगा, बाहर की ओर आपका खुलने लगेगा गुना, मतलब किधर जा रहा है, बाहर की ओर। बाहर की ओर हमने कहा है कौन एक्सिस है, आपका जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, के लेते हैं। तो बाहर की ओर जा रहा है, यानी कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किसके लॉन्ग हो गया, जेड एक्सिस के लॉन्ग हो गया, यानी उसका यूनिट वेक्टर आप के बताइएगा। अगर वही हमको निकालना रहता बी क्रॉस ए, तो अगर बी क्रॉस ए निकालना रहता, मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, तो मैग्नीट्यूड हो जाता बी ए साइन थीटा। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस ए, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है, ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा। लेकिन डायरेक्शन अब क्या हो जाता, तो बी और ए दोनों आपका बोर्ड के प्लेन में है, राइट हैंडेड स्क्रू को इस तरह से रखे। लेकिन चूंकि बी क्रॉस ए है तो पहले बी पर जाते फिर ए पर। देखो बी पर फिर ए पर, घड़ी के सुई की दिशा में आपका हाथ घूम रहा है बी ए, और घड़ी की सुई की दिशा में राइट हैंडेड स्क्रू
बिंदु को घुसाइएगा किधर, एडवांस करेगा बोर्ड के अंदर की ओर। दोनों दिशा में या ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, अंदर की ओर है, तो निगेटिव जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या हो जाता, माइनस के हो जाता। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा चर्चा हम यहाँ पे भी कर दिए हैं। अब जल्दी से हम लोग आ जाते हैं बायो-सेवार्ट के लॉ पे। तो बायो-सेवार्ट के लॉ में हम लोग क्या देख रहे हैं, देख लीजिए। तो बायो और सेवार्ट दो वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने कहा कि किसी धारावाही चालक तार के स्वल्पांश dl के कारण बिंदु P पर B फील्ड का मान dV बराबर होगा μ0/4π dl क्रॉस r बटे r3। तो यह वेक्टर के फॉर्म में है। अगर केवल हम इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या हो जाएगा, तो μ0/4π यह आपका कांस्टेंट है, dl क्रॉस r, अगर इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, दोनों के बीच एंगल बता दिए हैं क्या है, थीटा है। तो क्या हो जाएगा dl इंटू r साइन थीटा बटे r3। और देखिए एक r से यह Q है तो बचेगा क्या, स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ dV आपका हो गया μ0/4π dl, और साथ में यहाँ पे I आपका छूट रहा है, देख लीजिए μ0/4π I dl क्रॉस r बटे r3 होता है। विद्युत धारा आपका छूट रहा था, धारा I छूट रहा था, तो यह हो गया μ0/4π I dl और बटा r²। तो स्वल्पांश dl के कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण आपका क्या हो गया, μ0/4π I dl बटे r²। और साथ में डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बताया कि इसका सहारा लीजिएगा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का सहारा लीजिएगा, और इसका दिशा dl के भी लंब होगा और वेक्टर r के भी लंब होगा। तो बायो-सेवार्ट का नियम, यह जो पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड आपका निकाल रहे हैं μ0/4π I dl बटे r²। केवल एक इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं, काफ़ी आगे आपको इंटरेस्टिंग आने वाला है, काफ़ी मज़ा भी आएगा। लेकिन इससे क्या क्या निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान से यहीं पे लिख रहे हैं। यह जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला μ0/4π I dl बटे r², तो आप इससे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। केवल अगर यह आपका इक्वेशन आपका याद है या यह याद है तो आप कह सकते हैं कि किसी धारावाही चालक तार के स्वल्पांश या करंट एलिमेंट dl तथा करंट एलिमेंट dl से करंट एलिमेंट dl के कारण किसी बिंदु P जिसका स्थिति सदिश r है तथा r एवं dl के बीच का कोण थीटा है, तो बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र dB का परिमाण। देख लीजिए, लिख दिए हैं कि किसी धारावाही चालक तार के स्वल्पांश या करेंट एलिमेंट, इसको भी वेक्टर ले लीजिए, dl के कारण किसी बिंदु P जिसका स्थिति सदिश r है तथा r एवं dl या r एवं dl के बीच का कोण थीटा है। तो बिंदु P पर आपका चुंबकीय क्षेत्र dV का परिमाण। और 4 पॉइंट आपको लिख रहे हैं जो कि इसको देखने से ही मिलेगा। पहला में आप लोग लिखिएगा dB प्रोपोर्शनल टू I, शॉर्ट में एकदम करते रहे, बुक में भी आपको मिल जाएगा। पहला चीज़ क्या है देख लीजिए, तो dV बराबर है μ0/4 I dl बटे r स्क्वायर। मतलब क्या है कि अगर I बढ़ेगा तो dV भी बढ़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र dV समानुपाती है विद्युत धारा I के। दूसरा पॉइंट में लिख देते हैं dB प्रोपोर्शनल टू करेंट एलिमेंट, क्या है आपका dl है, तो dB प्रोपोर्शनल टू dl, यह जो करेंट एलिमेंट लिया है। तीसरा पॉइंट आप लोग को लिख लेना है, या साइन थीटा भी आपका छोटा हुआ था। तो तीसरा पॉइंट देख लीजिए dB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और चौथा पॉइंट में आपको ध्यान रखना है dV प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो यह 4 पॉइंट आपको बायो सेवार्ट के नियम में याद रखना है। यहाँ पे देख लीजिए dl क्रॉस r है तो क्या हो गया, dl का मैग्नीट्यूड ले लिए dl, r का मैग्नीट्यूड r, और दोनों के बीच का एंगल का साइन ले लिए तो क्या हो गया साइन थीटा। r से आपका r³ था, कट गया था 2 बार में, तो यहाँ बच रहा था dV बराबर μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। और इससे अगर एग्जाम में आपको पूछ रहा है तो आप लिख सकते हैं। तो बायो सेवार्ट के नियम में हम लोग को सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है। धारावाही चालक तार है, अगर इससे करंट I प्रवाहित हो रहा है, इसका एक छोटा सा एलिमेंट करंट एलिमेंट ले रहे हैं dl, और इससे r, इस dl से आपका पोजीशन वेक्टर r पे कोई बिंदु P है, बिंदु P पे अगर B फील्ड का मान निकालना है dV का मान, तो dV बराबर μ0/4 I dl क्रॉस r बटा r³ होगा। और यहाँ पे आप लोग को एकदम ध्यान रखना है कि यह वेक्टर के फॉर्म में है, यह चुंबकीय क्षेत्र या B फील्ड जो है यह dl और क्रॉस r, यानी कि करंट एलिमेंट dl और पोजीशन वेक्टर r दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखिएगा क्या हो गया μ0/4 I dl का मैग्नीट्यूड देखिए, तीर हटा दिए dl, r का मैग्नीट्यूड तीर हटा दिए r, और दोनों के बीच का एंगल थीटा था तो साइन थीटा बटा r³। r से आपका r³ 2 बार में कट रहा है तो dV बराबर मिल गया μ0/4 I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। यहाँ पे हम जो भी निष्कर्ष था लिख दिए कि किसी धारावाही चालक तार के एक स्वल्पांश या करंट एलिमेंट dl के कारण किसी बिंदु P जिसका स्थिति सदिश r है तथा r और dl के बीच का कोण थीटा है, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dV का परिमाण। तो इसी से याद रहेगा, अगर यह आपको याद रहेगा तो बायो सेवार्ट का नियम भी याद रहेगा। कुछ भी यहाँ पे हम डेरिवेट नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला था और एक नियम के फॉर्म में बताया था, इसी का हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके बता दे रहे हैं कि यह इक्वेशन हो चाहे यह इक्वेशन हो, इससे क्या क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो देखिए, देखने से ही लगेगा कि अगर
dv बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई dl साइन थीटा बटे आर स्क्वायर है। ऑब्वियस सी बात है, बराबर के ऊपर जितना भी चीज़ है, चाहे आई है, dl है और साइन थीटा है, ध्यान रखिएगा थीटा किसके बीच का एंगल है, तो dl और r के बीच का एंगल है। तो db आपका प्रोपोर्शनल टू आई, एग्जाम में आसानी से यह याद रहेगा या यह याद रहेगा आपको, तो इससे यह लिख लीजिएगा मैग्नीट्यूड, और इसी के आधार पर इसी को देख के लिख रहे हैं, हम भी कुछ भी याद करके नहीं लिख रहे हैं। तो dv प्रोपोर्शनल हो गया I, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसके समानुपाती हो गया, विद्युत धारा I के, अगर चालक तार से प्रवाहित धारा I हो। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि dv प्रोपोर्शनल टू dl, यानी कि वह स्वल्पांश जो ले रहे थे dt होगा किसके, dl के, यानी कि dl का मान जितना बढ़ाइएगा dv भी आपका बढ़ेगा। तो यह दोनों हो गया। उसके बाद dv प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, एकदम क्लियर है, और बटा में आर स्क्वायर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि r का मान बढ़ेगा, dv का मान घटेगा, यानी कि क्या हो गया, तो dv प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर स्क्वायर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यह 4 पॉइंट आप एग्जाम में लिख देना है आपको, और आपका नंबर बायो सेवाट अगर पूछता है तो आसानी से आप लोग इसका फुल मार्क्स ला सकते हैं, या फिगर बना दीजिएगा, यह 4 पॉइंट आपको क्लियर कर देना है। तो यह तो बात हो गया एग्जाम का, ठीक है। इसके आधार पे कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछेगा, वह भी हम अगला स्क्रीन में आपका लिख देते हैं। जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कि कांस्टेंट है, इसका मान क्या होगा, मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा, यह सब हम अगला स्क्रीन में लिख देते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए तो यह आपका हो जाएगा, लेकिन आगे पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिए भी यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी आगे भी फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में जितना भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, अभी देखिएगा सोलेनॉइड पढ़िएगा, टोरॉइड पढ़िएगा, आपका काफ़ी सारा एप्लीकेशन, चाहे डायनमो पढ़िएगा, ट्रांसफार्मर पढ़िएगा, तो हर जगह यह बेस देगा बायो सेवाट का नियम कि कोई चालक है, परिनालिका है, उससे धारा गुजर रहा है, तो वहाँ पे बी फील्ड निकालना है। तो यह नियम आधार का काम करेगा। 2 चीज़ आपका बेस फैक्ट आपका एकदम क्लियर रहना चाहिए। नहीं अगर देखें हैं तो जाके पूरा प्लेलिस्ट में आप खोज लीजिए, आसानी से मिल जाएगा वेक्टर में, आप चैनल पे जाके। और दूसरा चीज़ कि क्रॉस प्रोडक्ट में खास के राइट हैंड स्क्रू रूल का जो चर्चा किए हैं, अभी भी थोड़ा सा आप लोग को बता दिए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम लोग को। इसी के सहारे अब अभी से आगे जो भी काम होगा तो इसी के सहारे होगा, और बहुत मज़ेदार काम सब होगा, आगे देखते जाइएगा। तो बायो सेवाट का नियम यहाँ तक हम सारा पॉइंट एकदम शॉर्ट में कर दिए हैं, एग्ज़ाम के लिहाज से सफिशिएंट हो जाएगा। कुछ और पॉइंट जो आपका बचता है वह हम सब नोट करवा देते हैं। तो सभी पॉइंट आपका बायो सेवाट के नियम से रिलेटेड जो कि आपको एकदम मस्ट है, ध्यान में रखना है, हम लिख दिए हैं आप लोग को। सबसे पहला तो हमने चर्चा कर दिया कि dv बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl क्रॉस r बटे rq, यह आपका क्या है, बायो सेवाट का नियम है। दूसरा पॉइंट है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखिएगा या dv, यानी कि केवल इसका परिमाण, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, वेक्टर के फॉर्म में है, इसका परिमाण क्या हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r को a क्रॉस b पे तोड़िए तो dl इंटू r साइन थीटा बटा rq है rq, तो एक r से एक rq कटा, स्क्वायर बच गया, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो यह मैग्नीट्यूड है, और इसी से आप 4 पॉइंट आसानी से एग्जाम में बनाइएगा कि dv प्रोपोर्शनल टू i, dv प्रोपोर्शनल टू dl और dv प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और dv प्रोपोर्शनल टू 1 बटे आर स्क्वायर। यह चारों पॉइंट पे 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन मैक्सिमम रहेगा। तो अगला पॉइंट देख लीजिए, बायो सेवाट के नियम को ही लाप्लास का नियम भी कहते हैं। हो सकता है अगर लाप्लास का नियम ही पूछ दे तो सेम ही चीज़ होगा आपका। एसआई पत्ती में वायु अथवा निर्वात के लिए k बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि हमने क्या लिखा था, यहाँ पे देख लीजिए कि आपका बी फील्ड जो है db या प्रोपोर्शनल टू i है, dv प्रोपोर्शनल टू dl है, dv
इसको 1 कह रहे हैं, 2 कह रहे हैं। dv प्रोपोर्शनल टू क्या लिखे थे, साइन थीटा है, जहाँ की थीटा dl और r के बीच का कोण है, और dv प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और यह चारों, यह प्रयोग के आधार पे यह निष्कर्ष निकला था। अब चारों को अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है, dv प्रोपोर्शनल टू, चारों को मिला दीजिए तो i dl साइन थीटा और बटा में क्या हो रहा है, r² हो रहा है। और आपको पहले भी बताया है कि यह समानुपाती नियतांक है, इसको हटा के बराबरी का अगर चिन्ह देना हो, तो अगर अनुपात का चिन्ह हटा के बराबरी का चिन्ह देना हो तो किससे गुना करना होगा, एक कांस्टेंट k से। तो यह हो गया था बराबर k i dl साइन थीटा बटे r²। और यही के जो है यह आपका क्या है, नियतांक है, जिसका कि एसआई पद्धति में वायु अथवा निर्वात के लिए के बराबर क्या होता है, μ0/4π। ध्यान रहेगा, हम अच्छा से क्लियर भी कर दिए हैं। इसके बाद कह रहा है कि यह जो μ0 है, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता अथवा पारगम्यता, जिसको कि परमिएबिलिटी कहते हैं। आसानी से ध्यान रहेगा सब लोग को, μ0 क्या है, तो निर्वात की या वायु की चुंबकशीलता या उसको पारगम्यता, इंग्लिश में परमिएबिलिटी कहते हैं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछेगा, या कभी भी यह लॉ लगाइएगा कोई प्रॉब्लम ही बनाने में, तो μ0/4π का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो μ0/4π बराबर होता है 10⁻⁷ Nm/A²। अच्छा से याद रखिएगा, बीमा भी याद रखिएगा, 10⁻⁷ आसानी से याद रह जाएगा, Nm/A²। और इसी को यह भी पूछा है, अथवा Wb/एम्पियर/मीटर। तो 4 ऑप्शन देगा, हो सकता है Nm/A² भी दे दे या फिर Wb/एम्पियर/मीटर दे दे। तो यह μ0/4π का मात्रक हो गया 10⁻⁷ Nm/A² अथवा Wb/एम्पियर/मीटर। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब μ0 का बीमा है, तो μ0 का डायमेंशन आपका क्या हो रहा है, तो देखो न्यूटन के लिए बताए थे, 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगकर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। यानी कि न्यूटन के लिए क्या हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए m हो गया, मीटर l हो गया, प्रति सेकेंड स्क्वायर यानी कि t-2। तो न्यूटन के लिए हो गया ml t-2 बटा एम्पियर² है, तो एम्पियर के लिए होता है a² हो गया। या अगर ऊपर ले जाएगा तो क्या हो गया, ml t-2 a-2। ध्यान रखिएगा, पहले भी न्यूटन का एम्पियर का काफ़ी बार हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका बीमा, इस पे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट हम लिखे हैं कि वायु अथवा निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम, या वायु अथवा निर्वात के लिए तो आपका हो गया μ0/4π, और वायु अथवा निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के लिए, अब अन्य माध्यम के लिए k का मान लिखना है तो वह होता है μ/4π। जहाँ पे म्यू क्या है, तो म्यू उस माध्यम की चुंबकशीलता तथा μr को आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो याद कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी करते थे कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट लिखते थे ना, तो एप्सिलॉन नॉट लिखते थे किसके लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए। लेकिन अगर कोई अन्य माध्यम है तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे ई लिख देते थे, याद कीजिए। और ई बराबर क्या होता था, E0 × तो सेम वही काम हम लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कि वायु अथवा निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम के लिए k बराबर हो गया μ0/4π, और म्यू के जगह पे क्या हो गया, μ0 × μr/4π। म्यू को उस माध्यम की चुंबकशीलता तथा μr को आपेक्षिक चुंबकशीलता या रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको 1-2 बार केवल देख लेना अच्छा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और
अगर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पर आपका कमांड है तो बहुत मज़ा आएगा। कभी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट करेंगे बी फील्ड में, या अलग अलग शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट है उसके कारण बी फील्ड निकालेंगे। तो अभी से मान के चलिए कि क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग काफ़ी उपयोग करेंगे। तो जैसे ही आपको समय मिले प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर पूरा देख लीजिए। और इसमें अभी हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और खास के प्रॉब्लम करवाएंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। धन्यवाद।